जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय वायुसेना के वीआईपी एयरक्राफ्ट की फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए जारी हुई आरएफआई। वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश के साथ लगे बॉर्डर्स पर फेंसिंग लगाने के लिए 45 दिन के अंदर बीएसएफ को मिलेगी जमीन। तेजस मार्क 1 में इजरायली रडार को इंटीग्रेट करने में आ रही है चुनौतियां। भारत ने अपनी K5 मिसाइल का कंडक्ट किया पॉपअप टेस्ट। अपने वीआईपी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए भारतीय वायुसेना ने नए एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए आरएफआई को औपचारिक रूप से जारी कर दी है। और आरएफआई के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत भारतीय वायुसेना करीब 4 से 6 लॉन्ग रेंज के बिजनेस जेट्स को खरीदेगी, जिनका इस्तेमाल सीनियर मिलिट्री लीडरशिप और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए एक सिक्योर, रैपिड और रिलायबल ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ये नई खरीद इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी जो मौजूदा वीआईपी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं तो उनकी सर्विस लाइफ लगभग समाप्त होने वाली है। और अभी मुख्य रूप से इस फ्लीट में 4 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जो कि एम्ब्रियर के लेगेसी 600 सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं। और उनके नाम हैं मेघदूत, वायुदूत, नवदूत और गगनदूत, जो कि लगभग 2 दशकों से सर्विस में है और अब इन्हें फेज्ड मैनर में रिप्लेस करने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर अशोक कीर्तनिया की तरफ से कंफर्म किया गया है कि बांग्लादेश बॉर्डर्स के साथ फेंसिंग करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 45 दिनों के अंदर बीएसएफ को लैंड प्रोवाइड करेगी। और जानकारी के लिए आपको बताते हैं कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर का लगभग 2217 किलोमीटर तक का एरिया वेस्ट बंगाल शेयर करता है। तो इस वर्ष मई के महीने में जो एचएएल और भारतीय वायुसेना के बीच तेजस मार्क 1 फाइटर्स को लेकर एक बेहद ही महत्वपूर्ण रिव्यू मीटिंग होनी थी, तो उसको लेकर रिपोर्ट्स आई थी कि वो मीटिंग ऑलरेडी डिले चल रही है। तो अब एक और लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि अब ये जो रिव्यू मीटिंग है वो जून के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह तक होने की उम्मीद है। इसके अलावा जी बिजनेस की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें सोर्सेस के हवाले से बताया गया कि 180 तेजस मार्क 1 फाइटर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि जो एचएएल है वो एयरक्राफ्ट को आरएफपी के स्पेसिफिकेशंस के अनुसार अभी तक डिलीवर नहीं कर पाई है। इस रिपोर्ट में भी बताया गया कि तेजस मार्क 1 फाइटर में इजरायली ओरिजिन के जो रडार सिस्टम्स हैं उनको इंटीग्रेट करने में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और इन इंटीग्रेशन चैलेंजेस को मुख्य कारण बताया गया है तेजस मार्क 1 के डिले का। और ये जो रडार है ये ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के अनुसार परफॉर्म नहीं कर रही है। इतना ही नहीं बल्कि इस रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट में वेपन पैकेज और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट तो इनका भी एक सर्टेन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अचीव होना अभी बाकी है। और इस रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना के सीनियर लेवल के सोर्सेज के हवाले से ये कहा गया कि भारतीय वायुसेना को कोई ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए जो केवल फ्लाई करता हो, हमें ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि वॉर वर्दी भी हो। इसके अलावा जी बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक चूंकि एचएएल ओरिजिनल आरएफपी स्पेसिफिकेशंस के अनुसार तेजस मार्क 1 फाइटर को विकसित नहीं कर पाई, तो इसी वजह से जो तेजस मार्क 1 का मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको रिवाइज किया जा सकता है और उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। हालांकि इसमें किस तरह का रिवीजन होगा, किस तरह का मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा तो वो कंफर्म नहीं किया गया है। बाकी तेजस मार्क 1 फाइटर्स जिनके ओरिजिनल टाइमलाइन के मुताबिक डिलीवरी 2024 से शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये 2026 चल रहा है और 5वें महीने में ऑलरेडी एंटर कर चुका है, लेकिन अभी भी निकट भविष्य में तेजस मार्क 1 के इंडक्शन के संकेत नहीं दिख रहे। फिर ऊपर से इस तरह की रिपोर्ट्स आ जा रही हैं कि अब कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। पर जैसे कि अभी हाल ही में एचएएल ने कंफर्म भी किया था कि 30 तेजस मार्क 1 फाइटर्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, उन्हें कैटेगरी बी इंजन का इस्तेमाल करके फ्लाइट टेस्ट भी किया जा चुका है। लेकिन प्रश्न यही है कि भारतीय वायुसेना को जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं तो क्या वो सारी रिक्वायरमेंट्स उन फाइटर्स में पूरी हो गई हैं या नहीं। बाकी भारतीय वायुसेना ने 2 अलग अलग बैचेस में तेजस मार्क 1 फाइटर्स के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। पहले फेज में 83 तेजस मार्क 1 फाइटर्स डिलीवर होने थे, दूसरे ऑर्डर में 97 एयरक्राफ्ट डिलीवर होने हैं जो कि 2025 में दिया गया है। और इस तरह से टोटल 180 तेजस मार्क 1 फाइटर्स भारतीय वायुसेना को चाहिए और इस पूरे प्रोग्राम की टोटल वैल्यू है 1.09 लाख करोड़ रुपीस। बाकी अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जी बिजनेस की इस रिपोर्ट पर एचएएल की तरफ से फिलहाल अभी कोई कमेंट देखने को नहीं मिला है। और जबकि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भी तेजस मार्क 1 फाइटर में जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी आ रहा है वो ये कि जो AESA रडार है वो एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और अन्य ऑनबोर्ड मशीन सिस्टम्स के साथ सही तरीके से इंटीग्रेट और सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, जो कि भारतीय वायुसेना की मैंडेटरी ऑपरेशन रिक्वायरमेंट का हिस्सा है। इस इशू का सॉल्व होना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जो रडार है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं और जो वेपन आर्किटेक्चर है वो एक साथ सीमलेसली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से कुछ इंटीग्रेशन पैरामीटर्स अभी भी रिफाइनमेंट से गुजर रहे हैं और उनमें वैलिडेशन की ज़रूरत है। इसके अलावा रडार की रेंज और ऑप्टिमाइजेशन से संबंधित कुछ सर्टेन परफॉर्मेंस बेंचमार्क भी हैं जिनको एडिशनल टेस्टिंग की ज़रूरत है और एक फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस दिए जाने से पहले उन्हें एक सॉफ्टवेयर लेवल पर करेक्शन की भी ज़रूरत है। चक्र न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष मार्च के लास्ट वीक में विशाखापट्टनम के पास बे ऑफ बंगाल में भारत ने अपनी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल
K5 का पॉपअप टेस्ट कंडक्ट किया था। जो K5 मिसाइल है उसकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर्स तक है और एक तरह से अग्नि 5 मिसाइल का ही नेवल इक्विवेलेंट है और अग्नि 5 की तरह K5 भी मल्टीपल वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम होगी। बाकी जो पॉपअप टेस्ट है तो इसमें मिसाइल की केवल फर्स्ट स्टेज को ही टेस्ट किया जाता है और जिसमें एक तरह से वर्टिकल लॉन्च ट्यूब से मिसाइल को पुश कराया जाता है और जो मिसाइल है वो अपने लॉन्चर से कुछ ही 100 मीटर्स की दूरी पर गिर जाती है और इसमें मिसाइल का कोई भी रॉकेट बूस्टर फायर नहीं होता है। और चक्रा न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल का जो इस तरह का लास्ट पॉपअप टेस्ट था वो 2010 में हुआ था K4 मिसाइल के साथ और अब भारत की न्यूली डेवलप्ड K5 मिसाइल का भी सफल पॉपअप टेस्ट का मतलब है कि ये मिसाइल अपने टेस्ट के अगले फेज में एंटर करने के लिए तैयार है, जिसमें इसके फुल रेंज टेस्ट भी शामिल रहेंगे। और पूरी तरह से विकसित होने के बाद जो K5 मिसाइल है वो अरिहंत क्लास प्लेटफॉर्म्स और S5 क्लास के सबमरीन से इस्तेमाल होंगे। बाकी रडार की डिटेक्शन को अवॉइड करने के लिए K5 को कुछ काउंटर मेजर से भी इक्विप किया जाएगा और ये अपनी क्लास की सबसे फास्टेस्ट मिसाइल होने वाली है। डेटा पैटर्न्स द्वारा बनाया गया जो टैलेंट शील्ड नाम का सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पोड है तो आने वाले कुछ महीनों में भारतीय वायुसेना के साथ उसकी फ्लाइट टेस्टिंग शुरू की जाएगी, जिसको लगभग 1.5 से 2 वर्षों तक का समय लगेगा पूरा होने में। और इन सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड्स को मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर्स के लिए ऑफर किया गया है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि जैमर पॉड्स होते हैं उनका काम होता है एयरक्राफ्ट को एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक शील्ड प्रोवाइड करना जो कि एनिमी रडार्स को कंफ्यूज करते हैं फाइटर के एक्चुअल पोजीशन जानने से। बाकी डेटा पैटर्न्स द्वारा स्वदेशी तौर पर बनाया गया ये जो टैलन शील्ड नाम का सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पोड है तो ये डुअल बोर्ड्स के साथ 360 डिग्री की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और इसे आज के समय के एडवांस्ड और मॉडर्न रडार थ्रेट्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है और ये सुपर सुखोई अपग्रेड्स के लिए कंपैटिबल है। बाकी जो डेटा पैटर्न्स है वो सुखोई वाले प्रोग्राम के अलावा एमका, तेजस मार्क 2, तेजस मार्क 1 तो इन महत्वपूर्ण फाइटर प्रोग्राम्स में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है अलग अलग सिस्टम्स और इक्विपमेंट डिलीवर करके। अभी हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने एक बहुत ही स्पष्ट संदेश दिया था पाकिस्तान के लिए कि अगर पाकिस्तान लगातार आगे भी आतंकियों को पनाह देना जारी रखता है और उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते रहता है तो फिर पाकिस्तान को निर्णय करना पड़ेगा कि उसे ज्योग्राफी या हिस्ट्री का हिस्सा बनना है या नहीं। तो भारतीय सेना प्रमुख के इसी स्टेटमेंट के बाद आज रविवार को पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना प्रमुख की इस स्टेटमेंट को ऑब्वियसली क्रिटिसाइज किया है और भारत से आग्रह किया है कि भारत को शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रहना सीखना होगा। पाकिस्तानी आर्मी का कहना है कि भारतीय सेना प्रमुख के जो कमेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा उकसाने वाले थे और साथ में ये भी कहा कि किसी संप्रभु परमाणु पड़ोसी को ज्योग्राफी से मिटा देने की धमकी देना रणनीतिक संकेत या टकराव की रणनीति नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि उनके सोचने समझने की कैपेसिटी फेल हो चुकी है। और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी का यह कहना है कि भारत को पाकिस्तान के महत्व को स्वीकार करना होगा और उसके साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना सीखना होगा। और आगे पाकिस्तानी आर्मी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को निशाना बनाने का कोई भी प्रयास ऐसे परिणाम उत्पन्न कर सकता है जो ना तो भौगोलिक रूप से सीमित होंगे ना ही रणनीतिक या राजनीतिक रूप से भारत के लिए स्वीकार्य होंगे। खैर, पाकिस्तानी आर्मी को इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ इतना ही कह देते ना करें भाईजान ना करें तो भी हम समझ जाते। बाकी भारतीय सेना प्रमुख ने जो बात कही है वो तो पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है कि उसकी कोई भी ऐसी वैसी हरकत उसके अस्तित्व पर खतरा पैदा कर देगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अमेरिका ने F-35 के $1 बिलियन के अपग्रेड प्लान को लॉन्च किया है, जिसमें F-35 लाइटनिंग II फ्लीट के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मॉडर्नाइजेशन और एडवांस्ड कॉम्बैट कैपेबिलिटी पर मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा। और इसके लिए लॉकहीड मार्टिन को $991.1 बिलियन तक का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है, जिसके तहत वो F-35 ब्लॉक 4 मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंडर 432 अपग्रेड किट्स डिलीवर करेगी। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1965 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर बलजीत सिंह रंधावा वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 के कारगिल वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन अमित भारद्वाज और हवलदार राजवीर सिंह सियोरान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2023 में 18 असम राइफल्स के राइफलमैन आलोक राव ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है, कारगिल वॉर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब की गई थी? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।